हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ भी आप लोग काम करते रहें, दिन भर में 2 से 3 घंटा अपने पढ़ाई के लिए अवश्य निकाल लें, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है और अभ्यास व्यक्ति को क्या होता है, महान बनाता है। ठीक है, और सारे बच्चे क्या करते हैं, जब जैसे एग्जाम की डेट टलती है, ठीक है, एग्जाम का डेट क्या है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसमें क्या है, मोरल डाउन होता है। लेकिन आप लोग को मोरल डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम सरकार करवा ही लेगी। ठीक है भाई, जब फॉर्म भरा गया है तो कब तक एग्जाम नहीं होगा, तो कभी ना कभी तो एग्जाम हो ही जाएगा। हम अपने आप को इतना रेडी कर लें कि आज एग्जाम करा लो, हम परीक्षा क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे और एक सीट मेरी होगी। ठीक है, तो बातें ना करते हुए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिन्होंने ना देखा हो जा करके देख ले। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कितने किसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्लीज 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 आप लोग इसको अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, चलिए बातें ना करके क्लास को शुरू करते हैं। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है, तो अनुदेश पे, नंबर बी सूचना पे, नंबर सी प्रभाव पे, नंबर डी एकीकरण पे। आप लोग अपना आंसर बताएं क्या होगा, तो बता दो, कह दो कि क्या होगा, प्रभाव पे, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, प्रियता अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 था तथा 3 टिकटों का मूल्य होगा, यानी क्या होगा, 3 टिकट का मूल्य कितना होगा, तो एक टिकट का दाम जितना होगा, एक टिकट का दाम कितना है, 1.8 है, तो 1.8 गुणे 3 कर दीजिए, जो भी होगा वो क्या होगा, निकल आएगा। तो उसका आंसर क्या होगा, आप लोग लगा करके बता दीजिए। आप लोग कहेंगे मैम 4 पॉइंट क्या होगा, 5 कितना, ये क्या होगा, इसके तीनों टिकट का मूल्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ दशमलव नहीं दिया है, तो ये क्या है, कंफ्यूजन के लिए दिया है कि ताकि लोग 54 को सही कर दे। ठीक है, बट क्या सही होगा, बट 5.4 होगा। ठीक है, मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संतुति की थी, तो 10,000 जनसंख्या, 20,000 जनसंख्या, 30,000 जनसंख्या और 40,000 जनसंख्या। कितने जनसंख्या पे की थी, तो मुदालियर आयोग ने 40,000 जो जनसंख्या थी उस पे क्या की थी, एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की संतुति दी थी। और कब दी थी, 1900 नहीं, तो इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था, यह मुदालियर क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसका नाम है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी क्या है, मुदालियर हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में, हम लोग किसके टीचर बनेंगे, हम लोग माध्यमिक के तो टीचर बन रहे हैं, हम लोग बेसिक के तो है नहीं। जो 1 से लेकर के 5 तक के जो टीचर बनते हैं यानी प्राइमरी में, वो क्या है, बेसिक के हैं, और हम लोग 6 से लेकर के 12 तक जो टीचर बनते हैं क्या है, माध्यमिक के टीचर हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, माध्यमिक के टीचर हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की थी, तो उन्हीं के संतुति, इन्हीं के अध्यक्षता में की गई थी। किसके, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के। कब की गई थी, तो 1952 को। और 10 साल बाद इन्होंने 52 10 क्या हुआ, 62 हुआ। 10 साल बाद इन्होंने क्या कह दिया कि 40 साल की, अगर 40,000 की जनसंख्या जहां हो वहां एक सामुदायिक केंद्र होना ही चाहिए। ठीक है, सबसे खतरनाक विष होता है, विष यानी जहर, नींद लाने वाली जहर, दवा जलाने वाले अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाले विष, और मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। अब आप बता दीजिए कि क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें कौन कौन से विष आ जाएंगे, इसमें अफीम हो गया, संखिया हो गया, तूतिया हो गया, धतूरे के बीज हो गया, कार्बोलिक अम्ल इत्यादि हो गया। ये सब क्या है, ये सब विष के प्रकार होते हैं। कुछ विष अम्लीय होते हैं, जैसे प्रबल एसीटेट अम्ल हो गया, प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, HCl अम्ल कहाँ पाया जाता है, हमारे आंत में क्या होता है, लीवर में क्या होता है, HCl पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, विष के प्रकार है। ठीक, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का नहीं, तो आप किसका बता दोगे,
कि किसका ध्यान रखना चाहिए? परिचारिका मतलब जो नर्सें होती हैं, तो नर्सों को किसका ध्यान, रोगी के अतिरिक्त और किसका ध्यान रखना चाहिए? तो रोगी के अतिरिक्त उसे अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किसका? अपने हेल्थ का, खुद का ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद ना बीमार हो जाए। क्या है, उसे साफ सफाई से रहना चाहिए, हाथों को हमेशा क्या है, उसे सैनिटाइज करना चाहिए, या जो भी डेटॉल वगैरह हो उससे उसके हाथ मुंह धुलने चाहिए, ताकि वो हमेशा क्या हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे और हंसमुख रहे। ठीक है। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें से किसमें? त्रिकोणीय तथा गोल पट्टियां, विस्तृत और सकरी पट्टियां, सरल और उल्टी सर्पिला पट्टियां, चिपकने वाली और न चिपकने वाली पट्टियां। तो पट्टियों का वर्गीकृत किया गया है इनमें से। किस प्रकार की पट्टियां होती हैं? अब आप बता दीजिए क्या होगा। तो पट्टियों का प्रयोग क्या होता है? अस्थिभंग में, खरोच में, चोट घाव पर लगाया जाता है या किया जाता है। एक सफल चिकित्सक को पट्टियां बांधने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या है? उसे कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। पट्टियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो त्रिकोणीय पट्टी होती है और दूसरी क्या होती है? चिपटी पट्टी होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, काई स्क्वायर हो गया। अब क्या आप बताओगे कि जो मीडियन होता है वो डाटा सेट को दो बराबर भागों में बांट देता है, और मीडियन से आप लोग याद करिएगा मीडियम। ठीक है। अब मीडियम वाले लोग क्या होते हैं? बीच वाले लोग होते हैं। लो कौन होते हैं? सबसे नीचे वाले होते हैं। और हाई कौन होते हैं? सबसे ऊपर वाले होते हैं। तो मीडियन क्या हो गया? जहां दो बराबर भागों में बांटने की बात आए, ये हम लाइन खींच दिए, इसे दो बराबर भागों में कौन बांटेगा? तो मीडियन बांटेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग रख लीजिएगा कि मीडियम क्लास के लोग क्या होता है? मीडियम या मिडिल क्लास के लोग। ठीक है। इस तरीके से याद करिए क्या होगा। लोग कहते हैं ना कि मिडिल क्लास के लोग, टीवी वगैरह में देखो क्या कहते, तुम लोग मिडिल क्लास के लोग हो, ऐसे करते हुए। तो ठीक है। तो मिडिल क्लास के लोग ही क्या करेंगे? किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक तो लो होता है और एक हाई होता है। तो बीच में जो बच्चा क्या हो गया? मिडिल क्लास हो गया या मीडियन हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रितलीय या त्रिस्तरीय सिस्टम के अधीन आता है? तो क्या आएगा? ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूह, महिला मंडल, जिला परिषद। अब आप लोग बता दीजिए इसमें से ऑप्शन क्या होगा? 1 और 4 होगा, 2 और 3 होगा, 3 और 4 होगा, 4 और 2 होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, तब तक मैं बताती हूँ क्या होगा। तो आप बता दीजिए इसमें से सही क्या होगा? ए होगा, 1 और 4 होगा। पंचायती राज त्रिस्तरीय सिस्टम है, यानी 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहले तो ग्राम पंचायत होता है। ठीक है। दूसरे पे क्या होगा? ब्लॉक स्तर होगा। और तीसरे पे क्या होगा? तीसरे पे जिला परिषद होता है। ठीक है। क्या होगा? जिला परिषद होता है। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद, ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय होता है। ठीक है। और किसने दिया है? तो बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुति पे पंचायती राज का गठन किया गया। ठीक है। इधर से स्किप हो गया क्या? चलिए, कुछ अक्षर कट गए हैं। लागू हुआ है वो तो दिख रहा है। ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू हुआ। भारत सरकार ने मतलब कब लागू हुआ? ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। तो क्या होगा? NRHM हो गया। ठीक है। ये NRHM का क्या है? पूर्ण रूप है। क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। तो कब लागू हुआ? 12 अप्रैल। सब में कॉमन दिया है, और बाकी सन चेंज है। 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है। आप लोग बताइए क्या होगा इसमें से। आप लोग अपना आंसर दीजिए। आप लोग कहेंगे मैम होगा 2005, और इसको आप लोग को ट्रिक बताएं याद करने का। तो क्या है? NRHM। ठीक है। NRHM क्या है? NRHM में 4 शब्द हैं, और यहाँ कितने दे दिया है? यहाँ 5 दिया है। तो आप क्या करोगे? 1 बढ़ा करके इसको आंसर कर देंगे कि 12 अप्रैल 2005 को होता है। ठीक। या तो इससे पकड़ लीजिए, या तो यहाँ स्वास्थ्य लिखा हुआ है। स्वास्थ्य में कितने अक्षर हैं? भले ही टूटे फूटे हैं, लेकिन 5 हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि 12 अप्रैल 2005 को NRHM का स्थापना हुआ था। ठीक है। अब चाहे आप इसको जैसे भी याद कर ले, हम तो फिलहाल ऐसे याद किए हैं। ठीक। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि
कितने से अधिक होती है, तो हम कहेंगे कि बालक प्रतिभाशाली है, यानी गिफ्टेड चाइल्ड है। ठीक है, कितने से अधिक होगी, तो आप लोग बता दीजिए। 130 से 140 होगी, 100 से 110 होगी, 135 से 147 होगी, 210 से 230 होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कितना होगा। तो आप कहोगे मैम 130 से 140 के ऊपर जो बच्चा होता है, ये इतना होता है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, प्रतिभाशाली मानी जाती है। ठीक है, सूची को सुमेल करें। इसमें से क्या दिया, कूट भी दिया। पहले यहाँ हम लोग देख लें। ज्ञान में बदलाव, आत्मनिर्भरता। अभिवृत्ति में बदलाव, कार्यकर्ता। विश्वास में बदलाव, लोग क्या जानते हैं। कौशल में बदलाव, कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है, अब आप इसमें बताइए कि होगा क्या। पहले आप यहाँ पे लगाइए ज्ञान में बदलाव। ज्ञान में बदलाव क्या होगा, लोग क्या जानते हैं। ज्ञान में बदलाव क्या होगा, लोग क्या जानते हैं। ठीक है, लोग क्या जानते हैं। अभिवृत्ति में बदलाव क्या होगा, अभिवृत्ति में बदलाव क्या है, कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया है। क्या होगी, कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया होगी। विश्वास में बदलाव क्या होगा, अगर हमारे विश्वास में बदलाव हो जाए तो क्या होगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और कौशल में बदलाव हो जाए तो क्या हो जाएगा, कार्यकर्ता है। ठीक है, यानी कौशल किसके उसमें बदलाव होगा, तो कार्यकर्ता के कौशल में बदलाव होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ दिया है, तो 3 4 1 2, तीन इसमें क्या है, 2 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है, गलत उच्चारण है, अस्पष्ट उच्चारण है, हकलाना है और धीरे धीरे बोलना है। आप इसमें से तुरंत आंसर बताइए, अंतर समझ करके कि इसमें से क्या होगा। तो आप कहोगे मैम धीरे धीरे बोलना बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी कोई दोष नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, हम बहुत तेज बोल रहे हैं, कोई बच्चा बहुत स्लोली स्लोली बोलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये नहीं है कि धीरे धीरे अगर बच्चा बोल रहा हो तो उसमें कोई भाषा संबंधी दोष हो। लेकिन वाणी विकार यानी भाषा संबंधी दोष कौन कौन से होते हैं, तो गलत उच्चारण हो गया। ठीक है, और गलत उच्चारण हो गया, अस्पष्ट उच्चारण हो गया, तुतलाना हो गया, हकलाना हो गया, तीव्र और स्पष्ट बाड़ी हो गई। ये सब क्या होती है, बाड़ी दोष होते हैं या वाक दोष होते हैं। ठीक है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, तो ईर्ष्या भाव किस आयु में उत्पन्न होगा, ऑप्शन ए 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। तो कब ईर्ष्या बालक के अंदर उत्पन्न होती है, तो आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम 3 से 4 वर्ष की अवस्था जब आती है तो बालक के अंदर क्या होता है, ईर्ष्या की भाव उत्पन्न होने लगती है। आप देखते होंगे कि अगर कोई कहे उसके मम्मी को कि मेरी मम्मी है तुम्हारी नहीं है, तो उस समय बच्चे को क्या होता है, बहुत बहुत तेज गुस्सा आता है। ठीक है, क्या होता है उस समय, अब आप बता दीजिए। तो क्या होगा, 3 से 4 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर क्या होता है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास की आधारीय कारक है, तो क्या है आधारी कारक, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतरक्रिया, उसकी मानसिक स्थिति। आप बता दीजिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो आप बताएंगे कि उसकी मानसिक स्थिति जो होती है क्या है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक होता है। ठीक है, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के कैसे, संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास का, स्वभाव का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। अब आप बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहोगे मैम इसमें से संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास जो है यही सही माना जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्या है, ORS का पूरा नाम क्या है, ये हम आप लोग को कई प्रैक्टिस सेट में बता चुकी हूँ। तो क्या होता है, ओरल रिवोल्यूशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिजेक्शन सॉल्ट, ओरल रेडिएटेड सॉल्ट। आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते आ रहे हों इधर फिलहाल कुछ 1 आध महीने से, तो आप क्या है इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही आसानी से दे जाओगे कि मैम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इसका आंसर होता है। ये कब देते हैं, निर्जलीकरण के दौरान देते हैं, जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और मैम पानी की कमी कब होगी, जब व्यक्ति को वॉमिटिंग होगी और लूज मोशन होता है, जैसे डायरिया वगैरह होता है, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति को डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है। ठीक,
किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। अब आप बता दीजिए कि नवजात हम कब बच्चे को कहेंगे? तो नवजात बच्चे को कब कहेंगे? जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र को क्या कहते हैं? नवजात शब्द प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए। और ये किसने विभाजित किया है? तो ये सारे किसने बांटा है? तो हरलाख ने क्या किया है? इन सबको बांटा हुआ है। ठीक है। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी में। आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आप बताएंगे इनमें से सभी होगा, यानी गर्भवती माता की प्रसव पूर्व, प्रसव से पहले यानी डिलीवरी से पहले कहाँ कहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं, कि मतलब कहाँ जाकर के प्रेग्नेंट डिलीवरी करवा सकती हैं? तो प्रसूति केंद्र में भी, प्रसूति गृहों में भी और प्रसूति अस्पतालों में भी। ये हर जगह जाकर के अपना इलाज या डिलीवरी करवा सकती हैं। जब जाइगोट, देखिए ये पिछले हमको लग रहा है तीनों प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रिपीट किया है। जब जाइगोट डैश 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 तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ये आप लोगों को आंख बंद करके अब चीजें याद हो जानी चाहिए कि मैम स्थापित नहीं होता, डिंब वाहिनी नली में स्थापित होता है, गर्भाशय में स्थापित होता है और विकसित होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे कि जब क्या होता है? जाइगोट। पहले तो आप जान लो जाइगोट होता क्या है। ठीक, जाइगोट क्या है? शुक्राणु है, यानी मेल वाला जो होता है। ठीक है, मेल और मेल के शुक्राणु यानी नर और अंडाणु यानी मादा का निषेचन होता है, तब जाइगोट बनता है। ठीक है, मेल और फीमेल यहाँ क्या हो जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? जाइगोट बन गया। और यही नई जाइगोट क्या होती है? न्यू सेल होती है, न्यू कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है? न्यू कोशिका होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डिंब वाहिनी नली में जब स्थापित, जब सुनिए, डिंब वाहिनी नली क्या है? गर्भ की निश्चित जगह तो गर्भाशय है। क्या है? गर्भ की निश्चित जगह गर्भाशय होता है, लेकिन कई बार यह गर्भ गर्भाशय के बाहर ही ठहर जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही गर्भाशय ठहर जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एक्टोपिक क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डिम्ड वाहिनी नली में ही जब स्थापित हो जाता है तो क्या होगा? एक्टोपिक गर्भावस्था कहलाता है। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था है। तो गर्भकालीन अवस्था कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक कमेंट दीजिए। 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा मुझे कुछ काम करना है। ठीक है, तब तक आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि मैम इसका आंसर ये होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या डी होगा। ठीक, अब ऑप्शन भी पढ़ दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है? गर्भाधान से जन्म तक, जन्म के बाद पहले 30 दिन तक और 30 दिन से 2 वर्ष तक और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। आप लोग बता दीजिए कितना होगा। तो कह दो मैम 2 वर्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 से 6 वर्ष तक ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या होगा? गर्भाधान क्या है? तो गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है आप ये भी बता दो। अगर हम पूछें कि गर्भावस्था का मंथ कितना होता है तो आप कहोगे मैम 9 मंथ होता है। ठीक है, और अगर हम पूछ दें कि ये बता दीजिए चंद्रमास कितना होता है तो आप कहोगे मैम 10 चंद्रमास होता है। ठीक है, और अगर पूछ लें कि सप्ताह बता दीजिए कि वीक कितना होता है तो आप कहोगे मैम 70 से क्या होगा? 40 वीक होता है। ठीक है, कितना होगा? 37 से 40 वीक होता है। और अगर पूछ लें कि डेज में बता दीजिए तो आप कहोगे मैम 280 डेज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 280 डेज होते हैं। और अगर इतनी चीजें आपको लर्न है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी के साथ। ठीक है, नर में FSH यानी क्या है? FSH इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? फोलिकल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, तो क्या होता है? कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, यानी नर में ये जो कोशिका है ये किसको उद्दीप्त करेगा? लीडिंग कोशिका को, इंटरस्टिशियल कोशिका को, सर्टोली कोशिकाओं को, शुक्राणु जनन कोशिकाओं को। तो आप बता दीजिए इसमें से सही क्या होगा? तो आप कहोगे मैम सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं उसको उद्दीप्त करता है। नर में FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करती हैं। इसका काम क्या है? इनका निर्माण पहले तो आप जान लो, जो
FSH है, इसका निर्माण कहाँ होता है, यानी फोलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन्स, इनका निर्माण कहाँ होता है, पीयूष के अग्रभाग से होता है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी होती है उसके क्या होता है, अग्रभाग से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, अग्रभाग से होता है। और ये क्या करती है, नर में जो होती है FSH, ये क्या करती है, हार्मोन को सेमिनेफेरस नलिकाओं को उद्दीप्त करके शुक्रजनक को प्रभावित करता है, और FSH की अनुपस्थिति में शुक्रजनक संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है, तो फ्रायड ने किया है, एडलर ने किया है, युंग ने किया है, एरिक एरिक्सन ने किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि किसने कहा है। तो आप कहोगे मैम मनोविज्ञान का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक वाला किसने दिया है, तो फ्रायड ने दिया है। ठीक है, GW आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, शील गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत। अब बता दीजिए किसमें से क्या होगा, आप चारों में से अपना आंसर बता दीजिए। तो कहोगे मैम GW आलपोर्ट द्वारा दिया गया शील गुण का सिद्धांत है। क्या है, शील गुण का सिद्धांत है। अब यहाँ से आगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे, इन्हें क्या करना है, सुमेल करना है और कूट द्वारा क्या है, आंसर देना है। ठीक, बाइगोत्स्की पहले क्या है, सिद्धांतवेत्ता है, यानी इन्होंने सिद्धांत दिया है और उनका ये सिद्धांत है। ठीक, तो बाइगोत्स्की ने क्या दिया, एरिक एरिक्सन ने क्या दिया, पियाजे ने क्या दिया, सिगमंड फ्रायड ने क्या दिया। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे TGT PGT की तैयारी कर रहे हों, इन क्वेश्चन से आप मुंह मोड़ करके भाग नहीं सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर जगह आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, खास करके पियाजे हो गए, ये जो चारों दिया है इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब मैं CD पढ़ाऊंगी तो इन लोगों के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो क्या होगा, बाइगोत्स्की का क्या होगा, तो सामाजिक संस्कृति इन्होंने दिया है। ठीक है, बाइगोत्स्की एक बार क्लियर कर दे, बाइगोत्स्की का क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक होगा। और एरिक एरिक्सन का क्या होगा, तो मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। पियाजे क्या दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, और फ्रायड ने क्या दिया है, मनोविश्लेषणवाद दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किस में दिया हुआ है, आप लोग ये बता दीजिए। 2 1 4 3 2 1 4 3 कहाँ दिया है, 2 1 4 3, तो किस में हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, क्या है, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, यौनावस्था में। अब आप लोग बता दीजिए कि विकास की दर सर्वाधिक तीव्र कहाँ हो जाएगी, तो आप कहोगे मैम जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें, यानी जो 2 से 6 वर्ष की होती है वो क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो मैम इसमें विकास की दर क्या होती है, सबसे तीव्र होती है। ठीक है, क्या होती है, सबसे तीव्र होती है। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा। आप कहोगे मैम किशोरावस्था बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। यह अवस्था कब से कब तक चलती है, तो 12 से लेकर के 18 ईयर तक की आयु को माना जाता है। ठीक है, यह आयु क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही जटिल पूर्ण होता है। ठीक है, ये क्या है, दीवा स्वप्नों का उम्र होता है। इसमें दीवा स्वप्नों की क्या होती है, भरमार होती है। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजन का काल होता है। इसको तमाम वैज्ञानिकों ने तमाम चीजें अपने राय से अलग अलग शब्दों में दिया है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करें, यानी असत्य कौन सा है, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, जहाँ केवल वो क्वेश्चन हो गया नेगेटिव। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास क्या है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो आप कहोगे मैम जो आपने पहले ऊपर काट दिया वही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या है, सब सही हैं। तो ये केवल जहां दे दिया, हम आप लोग को कहते हैं ना कि बस केवल एक शब्द को पकड़िए और उससे आप क्वेश्चन तुरंत सही कर लेंगे। जहां केवल दिया क्या है, आप उसी के बेस पे केवल क्वेश्चन काट दिए और सारी चीजें क्या हुई, आपकी सही हो गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप लोग के पास कीवर्ड होने चाहिए जिससे क्वेश्चन सही कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विकास का
अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति, यानी किसके वजह से यहाँ पे डैश 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 फिल करना है तो क्या करेंगे, तीव्र, धीमी, प्रेरण, औसत। अब मिलाकर के पढ़िए। तीव्र विकास का अर्थ है विकास की गतियों को नियंत्रण करना, बिल्कुल नहीं। धीमी विकास का अर्थ है, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, प्रेरण विकास का अर्थ है, प्रेरण मतलब मोटर, ठीक है, प्रेरण मतलब मोटर। मोटर विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण की प्रगति, नियंत्रण में प्रगति, ठीक है। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है, 8 से 12 महीने तक, 8 से 24 महीने तक, 12 से 36 महीने तक और 24 से 48 महीने तक। तो आप बता दो ऑप्शन क्या होगा। आप कहोगे मैम बाल्यावस्था को ही टॉडलर अवस्था भी कहते हैं। किसको, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड को क्या कहेंगे, टॉडलर एज भी कहते हैं। बाल विकास की दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि यह कब से होगी, 2 से लेकर के 4 वर्ष तक के, 2 से लेकर 4 वर्ष ही हो रहा है ना, 24 से 48 महीने, ठीक है, क्या हो रहा है, 24 से 48 महीने होगा। तो 2 से 12, 12 दूना के 24, ठीक है, यानी 2 साल हो गया और 48 यहाँ 4 हो गया, ठीक है, कि अवस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है, तो निबंधात्मक परीक्षण हो गया, मौखिक परीक्षण हो गया, व्यवहारात्मक परीक्षण हो गया, वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो गया। आप लोग अपना आंसर दे दीजिए कि इसमें से क्या होगा। तो आप कहोगे मैम मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन होता है। मूल्यांकन को क्या कहते हैं, मूल्यांकन का सामान्य अर्थ है मूल्य का आंकन करना, ठीक है, यानी मूल्य को आंकना, ठीक। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के इवैल्यूएशन शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतर है। इवैल्यूएशन का उद्गम लैटिन भाषा शब्द के किससे हुआ है, यहाँ टी हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइन पहले से खींचा था, क्या है, वेल कर है, ठीक है, वेलकर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, टू बी स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या टू बी स्ट्रॉन्ग या क्या होगा, बेलाइएंट होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ टेस्ट में परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी जो हम लोग परीक्षा देते हैं, जो अभी हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न आते हैं। और ये क्या होता है, मूल्यांकन का सबसे बेस्ट और आसान प्रक्रिया होता है, ठीक है, विश्वसनीय होता है। 30 हो गया। अब यहाँ से 31st क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न में। एक बार देख ले, माइक तो चल रहा है, ठीक है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और सच में एक सीट अपना पाना चाहते हों, तो जो पीछे चारों वैज्ञानिक दिए थे, पियाजे थे, एरिक एरिक्सन, इनके बारे में, इनके सिद्धांत को आप लोग पढ़ लें। और ये जो सिद्धांत है शारीरिक विकास का डेवलपमेंट है कि सिर से लेकर के पैर तक के विकास को क्या कहेंगे, केंद्र से परिधि की ओर से विकास को क्या कहेंगे, इसको आप लोगों को क्या है, ये चीजें कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, एक्टोपिक गर्भावस्था हो गया, और कितने से कितने एज को क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ये सारी चीजें हम पीछे के वीडियो में करा चुके हैं और थंबनेल पे सारी चीजें ऊपर ही दिया हुआ क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, एज ऑफ एम्ब्रायो, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें। इससे जरूर क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। अब चलिए आप लोग देखिए क्या है, सिर से पैर की ओर होता है तो उस विकास के नियम को क्या कहेंगे, मस्तकाधोमुखी विकास कहेंगे, निकट दूर विकास कहेंगे, सामान्य विशेष कहेंगे और अवस्थानुसार कहेंगे। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए। तो आप कहोगे मैम शारीरिक विकास जो होता है सिर से लेकर पैर तक, उसको क्या कहेंगे, मस्तकाधोमुखी विकास कहेंगे। और इसको आप लोग को ट्रिक एक हल्का सा मैं देने जा रही हूँ, आप लोग कान खोल करके बढ़िया से सुन लीजिए कि मैम यहाँ सिर दिया है और सिर को ही हम मस्तक भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम सिर को मस्तक भी कहते हैं। तो जहां सिर से पैर की ओर दिया होगा तो मैम हम आंख बंद करके मस्तकाधोमुखी विकास पे ट्रिक लगा देंगे और हम अपना 1 नंबर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर दे दे, और 2 ही इसमें सिद्धांत है, एक तो पैर से लेकर के सिर की ओर को, तो उसे क्या कहेंगे, मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। और एक क्या कहते हैं, निकट दूर क्रम का जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। तो एक चीज जब हमें नहीं सॉरी सिर से पैर तक कोई सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, तो जब एक हमें याद हो गया तो ये जो निकट दूर क्रम है ये क्या होगा, ये नाड़ी से ये क्या होता है, पहले क्या होगा, इसका विकास कहाँ होता है, पहले सुषुम्ना नाड़ी के पास होगा, फिर क्या होता है, और क्षेत्रों में विकास क्या होता है, फैलता है। यानी ये क्या होता है, इसका विकास मध्य से शुरू होता है और यहाँ क्या होता है, सिर से पैर की ओर मस्तकाधोमुखी में जाता है, ठीक है। आप एक याद कर लोगे तो दूसरा खुद ब खुद बिना ट्रिक के ही याद हो जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है वार्तालाप है,
सोच है, एकाकीपन है, दयालुता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आप कहोगे मैम जो एकाकीपन है यानी लॉन्ग लाइन्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे बच्चों में डर पैदा करते हैं। ठीक है। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? तो आप कहोगे मैम जॉन लॉक हैं, बी हरलोक हैं, चार्ल्स डार्विन हैं और फ्रायड हैं। तो आप कहोगे मैम कोरी स्लेट नवजात शिशु को जॉन लॉक ने ही कहा है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, कोरी स्लेट के समान होते हैं, उन पे हम जो चाहें वो क्या है लिख सकते हैं। ठीक। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को यह बताया जाए कि वे नहीं जानते। ठीक है। शिक्षा का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि आप नहीं जान रहे वो हम बता रहे हैं। ठीक। शिक्षा का अर्थ है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। ठीक है। यानी शिक्षा क्या है, हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कोई चीज सीखते हैं। ठीक है। ये किसने कहा है? तो केल्से एलडी ने कहा है, PRR सिन्हा ने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है, रस्किन ने कहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैम 34 का क्या होगा, कि 34 का होगा कि किसने कहा है, केल्से एलडी ने कहा है। ठीक है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, ठीक है, बाल विकास संगठन जिसे NIPCCD यानी निप्सिट की स्थापना कब हुई थी? निप्सिट का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग पहली बात तो निप्सिट का फुल फॉर्म सुन लीजिए। निप्सिट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कारपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कारपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। ये क्या है? बाल विकास से जुड़ी, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास से जुड़ी एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1975 को, 3 मई 1975 को, 5 जुलाई 1978 को, 8 मार्च 1945 को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1975 को हुई थी। और आप लोग को एक ट्रिक बता दे याद करने के लिए, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखोगे? कहोगे मैम बाल विकास की बात है तो बच्चा पढ़ने आता है तो कब आता है? मैम जुलाई में बच्चे का एडमिशन होता है, अब तो खैर अप्रैल में हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से एक हल्का सा आप ट्रिक ले लीजिए कि मैम क्या होता है, बच्चा जो होता है वो जुलाई को पढ़ने आता है और 4 जुलाई को आएगा तो 5 जुलाई को आएगा। तो कह दो नहीं मैम जुलाई में तो जितना जल्दी होगा पहले ही आएगा। तो अगर 4 जुलाई है तो क्या है, 4 जुलाई 1975 को क्या है, बाल विकास संगठन। इस तरीके से आप कुछ भी कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। मारथंडम योजना प्रारंभ की गई, तो मारथंडम योजना किसने और कब प्रारंभ किया? आप लोग बता दीजिए। डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा, FL ब्राउनी के द्वारा, RN टैगोर के द्वारा यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। आप लोग बता दीजिए कि मारथंडम किसने शुरू किया था? तो आप कहोगे मैम मारथंडम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और किसने किया था? तो इसका श्रेय डॉक्टर स्पेंसर हैच को जाता है। आप लोग को इसको भी हम ट्रिक दे दे एक याद करने का। आप कहोगे मैम मारथंडम में 9 आधा है। ठीक है। क्या कहोगे? हम बता रहे, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप मारथंडम लिखकर हमें दिखाइए। आप कहोगे मैम मारथंडम में तो 9 आधा हो रहा है, तो हम कहेंगे आप स्पेंसर लिख दीजिए। तो आप कहोगे मैम स्पेंसर में भी तो 9 आधा आ रहा है, तो हम कहेंगे बेटा यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। इस तरीके से आपको रिलेट कर लीजिएगा। क्या होगा? स्पेंसर मारथंडम योजना की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर स्पेंसर हैच ने की थी। ठीक है। अब ये आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक। देखिए मेरा दिमाग हम लोग का बहुत भोला होता है, उसको सीधी चीजें नहीं पसंद आती है, लेकिन एक टेढ़ी मेढ़ी कोई भी चीज उसके साथ दुर्घटना हो जाए, घटना घट जाए, तो वो उसे बहुत वर्षों वर्षों तक याद होती है। ठीक है। तो इस तरीके से उसे कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश किया करिए, और जब बेवकूफ बना दोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, तो क्या होगा? UNESCO। क्या होगा? UNESCO। ठीक। अब ये दूसरा नंबर क्या है? CSWB। ठीक है। अब ये क्या है? UNAC। ठीक। नंबर 4 क्या है? ICDS। ठीक है। अब इसमें से अपंग बालकों के लिए क्या है? तो आप कहोगे मैम ये तो हम जानते हैं, क्या है? CSWB जो है ये क्या है? अपंग बालकों के लिए कार्यरत क्या है? एक संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे मैम इसकी स्थापना अगस्त में हुई थी। हम पूछेंगे कितने अगस्त को हुई थी? तो आप कहोगे मैम अगस्त 1953 में हुई थी। यह क्या है? यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है। अगर कोई पूछ ले कि क्या
है ये बिल्कुल मतलब पूर्ण सरकारी संस्था है? तो आप कहोगे नहीं, क्या है ये अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है। इसका संचालन एवं नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन क्या होता है, इसकी देखरेख या कंट्रोलिंग की जाती है। ठीक है। राख आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया था? मतलब ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हम वुमेन्स के द्वारा करवाया गया था या किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि आप जानते हो ये जो शराब है ये आदमियों की बहुत ही बुरी लत है और ये क्या करता है, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित करता है। ठीक है। जब जो व्यक्ति शराब पी लेता है तो घर में आता है तो अपने बीवी बच्चों पे क्या करता है, गुस्सा उतारता है। तो वहाँ की महिलाओं ने क्या किया था, उसके प्रति मिल करके बढ़िया सा आंदोलन चलाया था। और वो आंदोलन किस स्टेट में शुरू किया गया था? मणिपुर में, पंजाब में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। तो आप कहोगे मैम आंध्र प्रदेश में ये चीजें शुरू की गई थी, यानी दक्षिण भारत से इन चीजों की शुरुआत हुई थी। ठीक। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस पे केंद्रित है? साक्षरता पे, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पे और उपर्युक्त सभी पे। तो आप कहोगे मैम जो प्रौढ़ शिक्षा है तो किस पे कार्यक्रम आधारित था? साक्षरता पर आधारित था। और इसमें क्या है, प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1935 में क्या है, कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता पर केंद्रित है। ठीक है। किस पे है? साक्षरता पे केंद्रित है। यह किसके जीवन से संबंधित है? जैसे मकान हो गया, खेत हो गया, घर आदि हो गया। यह क्या है, प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षण का प्रारंभ वर्णमाला से न करके शब्दों से किया जाता है। ठीक है। यानी जैसे छोटे स्कूल में बच्चे होते हैं ABCD या अ आ से शुरू करते हैं, तो यहाँ अ आ से नहीं शुरू करके यहाँ किससे शुरू होता है, उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड चीजें शुरू होती हैं। क्योंकि ये शिक्षा भी किसको दी जाती है? 15 वर्ष के ऊपर के लोगों को शिक्षा दी जाती है। उनको क्या है, उनको उनके खेत के बारे में बताया जाता है। घरों में महिलाएं हैं, उनको अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सारी चीजें क्या है, उनको सिखाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 40। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य, नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका प्रमुख सहयोग होगा? तो आप कहोगे मैम किसका होगा? अंचलाधिकारी का, नर्स, सहायक नर्स मिडवाइफ का, यानी जो ANM होती हैं। ठीक है। पशु चिकित्सा पदाधिकारी का और कृषि पदाधिकारी का। तो आप क्या बताओगे कि मैम किसका होगा? आप कहोगे सहायक नर्स मिडवाइफ जो होती हैं उनका क्या होता है, ये कार्य होता है। ठीक है। गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का आप प्रयोग करना चाहेंगे? ठीक है। अगर गांव में आप जा रहे हो और हमें गांव के लोगों को सिखाना है कि अभी आम का सीजन आ रहा है, आप कैसे आम को रखोगे तो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, तो आप कैसे उन्हें सिखाओगे कि वो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? परिणाम प्रदर्शन द्वारा, विधि प्रदर्शन द्वारा, अभियान द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे तो प्रभाव ज्यादा रहेगा? तो आप कहोगे मैम हम विधि प्रदर्शन करेंगे, उनको दिखाएंगे इस चीज से कि देखिए हमने ऐसे किया, ये चीजें हुआ, तो वो क्या करेंगे, इस चीज को वो अपना उनके ऊपर मतलब इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। अब यहाँ बता दीजिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रसार विधि, संपर्क का प्रसार। तो इसमें से क्या होगा? गृह भेंट क्या है? व्यक्तिगत भेंट संपर्क होगा। दूरदर्शन भेंट क्या है? जनसंपर्क होगा। संगोष्ठी क्या है? जनसंपर्क होगा। परिणाम प्रदर्शन क्या है? व्यक्तिगत संपर्क होगा। अब आप बता दीजिए कि मैम इसमें से गलत क्या है, यानी सुमेल नहीं है। सारे तीनों सुमेल हैं, एक असुमेलित है, तो वो गलत होगा। तो उसमें से क्या होगा? तो आप कहोगे मैम इसमें से गलत हो जाएगा संगोष्ठी जो यह है, ये क्या है? व्यक्तिगत संपर्क नहीं है, ये जनसंपर्क है। ठीक है। क्या होगा? ये जनसंपर्क होगा, ना कि व्यक्तिगत होगा। किसी के फार्म हाउस पे हम जाकर के मिल रहे हैं, किसी के घर पे मिल रहे हैं, हम खेत में मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल भेंट होगा। ठीक है। डैश 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 वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए होगा पर्यवेक्षक, आयोजक, श्रोता, संप्रेषक। तो आप क्या बताओगे किसमें से क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम जो संप्रेषक होता है वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया को क्या करता है? आरंभ करता है। ठीक है। संप्रेषण ऐसा कोई व्यवहार है जिसमें अर्थ क्या है? आदान प्रदान किया जाता है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाया जाता है। ठीक है।
प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन ए क्या है, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने में, उपरोक्त सभी। तो आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम जो उपयुक्त सभी है ये सारी चीजें क्या है, प्रसार सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। ठीक है। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। आप बता दीजिए, पहले जमाने में होता था ना कि बच्चे पैदा करते रहो और लोग क्या कहते थे, अरे भगवान की देन है, भगवान ने दिया है तो वो खाने की भी व्यवस्था करेगा। ठीक है। तो उस मिथ को तोड़ने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कह दो मैम अगर शिक्षा है तो हर चीजें क्या है, पॉसिबल है और संभव हो सकता है। ठीक है। शिक्षा है तो हर चीज संभव है, संतान ईश्वर की देन है। शिक्षा द्वारा इस अंधविश्वास को हम क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं, इस विश्वास का खंडन कर सकते हैं। ठीक है। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा, बोध, याददाश्त, अवबोधन। इनमें से आप विकल्प चुन लो। और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन 46 हुआ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ते चली जाऊंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर देते रहिए। तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए होगा, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई और बी डी ई। तो आप कहोगे मैम इसमें से क्या होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा और क्या होगा, बोध होगा, यानी ए बी सी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, लाल है, पीला है, नारंगी है, नीला है। आप बता दो कि द्वितीयक रंग कौन है। तो आप कहोगे मैम जो नारंगी रंग है यानी ऑरेंज कलर है क्या है, द्वितीयक कलर माना जाता है। यह रंग सबसे अधिक भड़कीला होता है। ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आगे निकलते चलूंगी। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को हम क्या कहेंगे, ड्रॉवर कहेंगे, मेज कहेंगे, कुर्सी कहेंगे, अपहोल्स्ट्री कहेंगे। तो आप कहोगे मैम हम क्या कहेंगे, अपहोल्स्ट्री ही कहेंगे। क्या कहेंगे, अपहोल्स्ट्री ही कहेंगे। ठीक है। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मतलब पानी में, ये फ्लावर पॉट है और इसमें क्या होगा, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, नमक डाल देंगे या थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, या इसमें क्या करेंगे, फूलदान को धूप में रख देंगे, या क्या करेंगे, फूलदान को छाया में रख देंगे। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत घिसा पिटा आप क्वेश्चन लेकर के आई हैं, हम ये जानते हैं कि फूलदान में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ठीक है। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है तो क्या होगा, संरचना होगा, भ्रम होगा, प्रभाव होगा, वस्तु होगा। किसी चीज को हम टच करके बताते हैं तो हम उसका क्या बताएंगे, हम उसकी संरचना बताएंगे। कहोगे मैम हम उसका टेक्सचर बताएंगे कि खुरदरा है कि चिकना है कि सॉफ्ट है कि मुलायम है। ठीक है। तो ये चीजें कैसे पता चलेगी, उसके संरचना से पता चलेगी। ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, ये चीजें लास्ट में जरूर याद रखा करिए कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो क्या होगा, अनुपात फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट, संतुलन फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंगों का छितराना प्रयोग, और क्या है, रिदम यानी लय, हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा, और आकर्षण केंद्र क्या है, सफेद रंग दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम ये क्या पूछ रहा है, आप कहोगे मैम इसमें से जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या होगा, आकर्षक केंद्र, सफेद दीवार और पर क्रीम कलर का पेंटिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें। बेलना है, टोस्टर है, कॉफी फिल्टर है, कपड़े धोने वाली मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है और डिशवॉशर है। अब आप इसमें से बता दो तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि मैम इलेक्ट्रॉनिक यानी कौन सा उपकरण है जो बिजली से चलेगा। तो आप कहोगे मैम बेलना, बिल्कुल भी नहीं, बेलना तो हम अपने हाथ से चलाते हैं। आप कहोगे मैम टोस्टर, तो टोस्टर क्या है, टोस्टर भी तो बिजली से चलेगा। आप कहोगे जी मैम टोस्टर भी होगा। कॉफी फिल्टर होगा, कॉफी फिल्टर नहीं होगा। ठीक है। आप कहोगे मैम ये टोस्टर, अच्छा टोस्टर केवल पूछ रहा है। ठीक है। टोस्टर मशीन नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये नहीं होगा। आप कहोगे मैम कपड़े धोने वाली मशीन, हम कहेंगे बिल्कुल होगा। आप कहोगे मैम माइक्रोवेव ओवन, हम कहेंगे सही होगा। डिश वॉशर भी सही होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन 4, 5 और 6 क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 4, 5, 6 किस में दिया है, 4, 5, 6 यानी ऑप्शन क्या है, ए में दिया है। और यहाँ टोस्टर होता तो टोस्टर क्या, केवल टोस्टर है ना, टोस्टर मशीन वगैरह नहीं कुछ दिया है। ठीक है। प्रेशर कुकर के वाष्प के
दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व का, निकास नली का, रबड़ का छल्ला और वेट का। वेट यानी सीटी का, जो हम लोग कुकर की सीटी कहते हैं ना, उसको वेट कहते हैं। अब आप बता दीजिए किसमें से क्या होगा। तो आप कहोगे मैम जो सेफ्टी वाल्व होगा, यानी जो सुरक्षा वाल्व होता है, इस तरीके का अगर कुछ ऐसे मैं कुकर का ढक्कन बनाऊं, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से कुकर का ढक्कन अगर मैं बना दूं तो यहाँ नीचे ऐसे ढक्कन के एक ब्लैक कलर का लगा होता है, यही क्या होता है? सेफ्टी वाल्व होता है। यही क्या होता है? जब प्रेशर नहीं निकल पाता है तो आपके सुरक्षा के लिए वो सेफ्टी वाल्व क्या होता है? अपने आप को शहीद कर लेता है और यहाँ से उड़ जाता है, तो क्या होता है? प्रेशर यहाँ से निकल जाता है और किसी भी दुर्घटना से हम लोग बच जाते हैं, कुकर फटने से बच जाता है। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? आइसलैंड रसोई घर, पुलमैन रसोई घर, इंडिविजुअल रसोई घर, ओवल रसोई घर। आप बता दीजिए किसमें से क्या होगा। आप कहोगे मैम इसमें से जो आंसर होगा वो होगा आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब ये चारों तरफ से पानी है, आप बीच में कोई जगह हो, इसको क्या कहेंगे? आइसलैंड है, ठीक है। चारों तरफ से पानी में घिरा हो और इधर क्या हो? आइसलैंड है। यानी आइसलैंड क्या है? एक इस तरीके का ऐसे होगा, हम इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। ये किचन के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण है। अच्छा, पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण है। सेवानिवृत्ति मानसिक थकान है, ठीक है। क्या है? 55 का ना, सेवानिवृत्ति मानसिक थकान है। और फिर क्या है? बोर्डम क्या है? थकान है। और आयोजन क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया है। तो आप कहोगे मैम जो दिया था सेवानिवृत्ति दिया था, कार्य पूर्णता पे सेवानिवृत्त होता है। हम टीचर हैं, अगर हमारी नौकरी कंप्लीट हो जाएगी 62 ईयर तो क्या होगा? हम रिटायर हो जाएंगे। तो रिटायर क्या है? कभी भी थकान नहीं होता है, वो क्या है? कार्य पूर्णता के बाद व्यक्ति क्या होता है? रिटायर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में था? ऑप्शन नंबर बी में जो था, सेवानिवृत्ति क्या है? मानसिक थकान है। तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मानसिक थकान नहीं है, वो कार्य की पूर्णता पे आदमी रिटायर होता है, ठीक है। आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है? तो प्रशिक्षण, नियंत्रण, प्रबंधन और कोई नहीं। तो आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम आदमियों द्वारा नतीजे पाना क्या है? प्रबंधन होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रबंधन होगा, ठीक। यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की संस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं? शॉन वर्क ने, एगडल नॉर्थ ने, जॉन डीवी ने और पीटर एल्बर्ट ने। तो आप क्या कहोगे कि मैम जो होता है डगलस नॉर्थ ने ये क्या किया था? इन्होंने इसको माना था, संस्थाएं एक व्यवस्थाएं होती, इन्होंने कहा था, ठीक है। अब क्या है? 58 हो गया। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1950, 1952, 1953, 1955। तो आप कहोगे मैम 1952 जो है ये क्या होगा? सही होगा। और भारत क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला पहला देश है, ठीक है। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? कठपुतली हो गई, ग्राफ हो गया, पैम्पलेट हो गया, पाठ्यपुस्तक हो गया। बाकी शब्दों को छोड़ दीजिए, आप दृश्य और श्रव्य दोनों चीजों को पकड़ लीजिए, सही हो जाएगा। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। इसमें से क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं? तो आप कहोगे मैम कठपुतली जो होगा, जो पपेट होगा, या क्या होगा? विजुअल और क्या होगा? ऑडिबल एड्स दोनों होगा, ठीक है। बचत का प्रमुख प्रयोजन है, तो भविष्य में आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए हम बचत क्यों करते हैं? भाई हर लोग सेविंग करते हैं ना, क्यों करते हैं? भविष्य में आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो आप कहोगे मैम हम बचत कब करते हैं? अपने भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य और भविष्य में कोई आकस्मिक ऐसा खर्च पड़ गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बचत करते हैं, ठीक है। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय जिसमें से क्या है, इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? यानी क्या कह रहा है? पैसे का उपयोग किए बिना, यानी हम पैसे नहीं देंगे तो कौन से हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी? प्रत्यक्ष आय में मिलेगा या अप्रत्यक्ष आय में मिलेगा, या धन की आय में मिलेगा या अभौतिक आय में मिलेगा? आप बता दीजिए किस में मिलेगा। तो आप कहोगे मैम ये हमें मिलेगा, किस में मिलेगा? अप्रत्यक्ष आय जो होता है, जो इनडायरेक्ट इनकम होता है, वह क्या है? बिना पैसे खर्च किए हमें उपलब्ध होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या होगा? समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना और विकल्पों पर विचार करना। अब आप बता दीजिए कि क्रम क्या होगा। तो पहले तो आप कहोगे मैम वो समस्या की व्याख्या करेगा। क्या करेगा?
वह समस्या पहले यहाँ हम लोग लगा लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। आप कहोगे मैम वो क्या करेगा, पहले तो समस्या की व्याख्या करेगा, ठीक है। नंबर 1 पे आएगा समस्या की व्याख्या करेगा। नंबर 2 पे क्या आएगा, वह वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेगा, ठीक है। 2 पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर आप क्या कहोगे कि वो समाधान करने के बाद क्या करेगा, वह विकल्पों पर विचार करेगा कि ऑप्शन ए होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आप कहोगे मैम वह विकल्प को चुनेगा, ठीक है। चारों विकल्पों में से पहले तो दिमाग लगाएगा किसको करें, फिर वो किसी एक को क्या करेगा, चुन लेगा, ठीक है। तो फिर नंबर 2 आ जाएगा। फिर आप कहोगे मैम वो निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि अब मैं ये डिसीजन ले चुका हूं कि मेरा ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1 3 5 2 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 किस में है, तो आप कह दो मैम 1 3 5 2 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। हम जितना जल्दी सोच रहे हो जाए उतना ही लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ जा रहा है। आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है, तो आयोजना है, स्वीकार करना है, कार्य करना है, चुनना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए क्या होगा इसमें से क्या होगा। तो 63 का क्या होगा, आप कहोगे मैम क्या होगा, आयोजना होगा यानी प्लानिंग होगा, ठीक है। 63। अब यहाँ से हम लोग आते 64। लग रहा है हमें 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा, देखते हैं। 1 घंटा कुछ मिनट हो जाएगा तो कोई वो थोड़े है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है, योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रित करना, बल देना। तो आप क्या कहोगे, इसमें से क्या होगा, आप कहोगे मैम जो संगठित योजना बनाना हो गया यानी प्लानिंग करना, यही हो गया क्या होता है, परिवार के लक्ष्यों को दिशा देता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करता है, वह क्या होगा, संगठन है, नियंत्रण है, व्यवस्थापन है, मूल्यांकन है। तो क्या होगा, आप कहोगे मैम इसमें से नियंत्रण यानी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वह क्या है, व्यक्ति को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने में दिशा प्रदान करती है। धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं, चिकनाई, मोम, लिपस्टिक, उपर्युक्त सभी। आप बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे मैम धुलाई वाला सोडा जो होता है चिकनाई वाले धब्बों को मिटाने का प्रयोग होता है। और चिकनाई युक्त दाग कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्रीस का दाग हो गया, तेल हो गया, स्टैन हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं और इसके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए वसा घोलकों का यानी फैट सोलुबल एवं अवशोषकों का एब्जॉर्बेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे टेल्कम पाउडर हो गया, आटा हो गया, इन सारे चीजों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इन धब्बों को छुड़ाते हैं। तो इसमें से आंसर तो मैम बता दीजिए, इसमें से क्या होगा, धुलाई वाला चिकनाई हो जाएगा, ठीक है। साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए। तो आप कहोगे मैम 12 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर। तो आप कहोगे मैम साधारण वस्त्र है तो क्या होगा, 16 नंबर की हम सुई लगा करके ठीक से सिल लेंगे। एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, सादे। तो खड़ी रेखा यानी लंबाई दिखाएगी, पड़ी रेखा यानी मोटाई दिखाएगी। तो महिला ऑलरेडी छोटी है तो हमें क्या दिखाना है, उसे लंबा दिखाना है, तो हम खड़ी रेखा के साथ जाएंगे। इनमें से सही युग्म है, पैठनी महाराष्ट्र है, बालूचरी बनारस है, ब्रोकेट बंगाल है, कांजीवरम बंगाल है। आप कहोगे मैम अगर इसमें से सही पूछ रहा है तो सही तो होगा पैठनी महाराष्ट्र है, लेकिन मैम इन सबको भी बताते चलिए, हम बता दे रहे हैं। बालूचरी कहाँ है, मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ब्रोकेट कहाँ का है, तो आप कहोगे मैम बनारस का है। और कांजीवरम कहाँ का है, तो हम कहेंगे बेटा क्या है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है मुद्रास्फीति और मंदी, जनसंख्या, आय, ऊपर सभी। तो क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो फैशन को प्रभावित करने वाले घटक में क्या आएगा, आय आएगा। आय यानी पैसा आएगा। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम चाहे जो भी फैशन आया हो हम उसे क्या करेंगे, नहीं खरीद सकते हैं, नहीं अपनी इच्छा पूरा कर सकते हैं, ठीक। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को क्या और कहते हैं, हेरिंग बोन, पश्मीना, फेरीडा, कसीदा। तो हम क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहते हैं, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कसीदाकारी कहते हैं या कसीदा कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है,
ठीक है, मतलब कौन से हाथ से छपाई की तकनीक नहीं है। डुप्लेक्स है तो डुप्लेक्स तो बिल्कुल भी रोलर से है। इस तरीके से क्या होता है, दोनों तरफ रोलर में ऐसे फ्लावर बने होते हैं, डिजाइन होते हैं, बीच से कपड़े को गुजारते हैं और दोनों तरफ कपड़े के क्या होता है, उस पर छपता जाता है। स्क्रीन हो गया, ब्लॉक हो गया, स्टेंसिल हो गया। तो आप कहोगे मैम इसमें से डुप्लेक्स ही नहीं होगा, बाकी सब क्या है, हाथ छपाई के तकनीक है। ठीक है, बुने हुए वस्त्रों यानी नीटेड वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की, इनमें से किसी की नहीं। तो आप कहोगे मैम ये आप कई बार पढ़ा चुकी हैं और हम बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं कि नीटिंग वस्त्रों को क्या होती है, माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ेगा, वेजिटेबल रेशे पे, जंतु निर्मित रेशे पे, रीजनरेटेड रेशे पे और सिंथेटिक रेशे पे। तो आप बता दीजिए कि मैम किस पे असर पड़ेगा। तो आप कहोगे जो सिंथेटिक रेशे हैं इन पे क्या होगा, कम असर होता है। ठीक है, हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है नाइलॉन 11, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 16। तो आप कहोगे मैम क्या होगा, नाइलॉन 6 जो होता है वो क्या है, हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन और एडिपिक अम्ल का बहुलक होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं क्या, हाँ ठीक है, इधर हो चुका है। क्यों, हम लोग कहाँ तक हैं, अच्छा हाँ यहीं पे हैं, इसी पे हम भी क्या हैं। अब क्या है, 76 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है, यानी मानव निर्मित तो है लेकिन गैर सेलुलोजिक है, सेलुलोज नहीं है। तो आप इसमें से बता दीजिए क्या होगा, नायलॉन है, ड्रेयान है, एसीटेट है, ट्राई एसीटेट है। तो आप कहोगे मैम नायलॉन जो है वो क्या है, मानव निर्मित फाइबर तो है लेकिन गैर सेलुलोजिक है। अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, जड़ है, तना है, फूल है, पत्ता है। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आप लेकर के आई हैं, पत्ता जो होता है क्या है, अनानास के पत्ते से बनता है और क्या होता है, बहुत ही टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या है, लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फ्लैक्स से, कपास से, रबड़ से, ऊन से। तो आप कहोगे मैम लीलन को हम क्या करते हैं, फ्लैक्स से प्राप्त करते हैं। ठीक, खाना बनाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल और मछलियां। आप बता दीजिए, ब्रॉयलिंग होगा, ग्रिलिंग होगा, स्टीमिंग होगा, पोचिंग होगा। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम जो स्टीमिंग होता है इसमें ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सुमेल करना है, क्या है, इसमें टेस्ट आ गया है, सेल्विनाफॉस परीक्षण है, क्या होगा, मुक्त वसा अम्ल, ओसोजन परीक्षण, एरोमेटिक अमीनो एसिड और जैंथोप्रोटी एक परीक्षण, रिड्यूसिंग शुगर, माइक्रोजेल्डॉल विधि, कीटोज शुगर और एसिड वैल्यू, प्रोटीन की मात्रा। अब आप इसमें से सुमेल कर दीजिए कि क्या होगा। अब हम आप लोग के साथ सुमेल करवा देते हैं, पहले यहाँ सुमेल कर लें फिर हम लोग चलेंगे आंसर के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फिनाफस होगा, सेल्विनाफस क्या है, तो कीटोज शुगर को क्या करेगा, कीटोज शुगर के साथ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ओसोजन परीक्षण क्या होगा। तो आप कहोगे मैम ओसोजन, ओस जानते हैं आप लोग, ओस मतलब कोहरा, ओसोजन जब ओस गिरेगा तो शुगर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ट्रिक आप लोग पकड़ते चलिएगा। आप कहोगे मैम हम चीनी बाहर रखे थे, शुगर बाहर रखे थे और रात में क्या हो गया, शीत गिर गया तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी पिघल गया, गल गया। ठीक है, तो जो ओसोजन परीक्षण हो गया किसके साथ जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर के साथ जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्रिक मेरा पकड़ते चलिएगा। जैंथोप्रोटिक परीक्षण हो गया तो आप कहोगे मैम यहाँ प्रोटोइक दिया है तो हम प्रोटीन मान लें, हम कहेंगे बिल्कुल मान लीजिए प्रोटीन। और आप कहोगे मैम प्रोटीन को हम अमीनो एसिड मान लें, हम कहेंगे बिल्कुल मान लीजिए। तो आप कहोगे मैम जेंथोप्रोटोइक परीक्षण जो हो गया क्या हो गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया और अमीनो एसिड क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से शब्दों को पकड़ कर चलेंगे ना, बिल्कुल भी आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो परीक्षा तक, आप लोग को गारंटी के साथ एक सेट दिलाना पक्का है। ठीक है, माइक्रोजेल्डॉल टेस्ट क्या है, तो आप कहोगे मैम जेल्डॉल टेस्ट हो गया, केल्डॉल टेस्ट हो गया, ये सारी टेस्टें किस में आती हैं, तो प्रोटीन में आती हैं। ठीक है, किस में आएंगी, प्रोटीन में आएंगी। और एसिड वैल्यू जो टेस्ट हो गया तो क्या हो गया, एसिड वैल्यू हो गया किसमें हो गया, वसा मुक्त अम्ल में हो गया, किसमें हो गया, वसा मुक्त अम्ल में हो गया। तो ये सारी चीजें अब आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए। आप कहोगे मैम 3 हो गया, 3 से किस पे गया है, 3 से ओसोजन क्या हुआ, ओस पड़ा तो शुगर रिड्यूस हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 3 4 2 3 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3 4 कहाँ गए, 3 तो आया ही नहीं भाई। पहले हम किस पे मिलाएं, सेल्फिनॉफस किस पे गया है,
सेल्फ इन ऑफिस गया है कीटोस शुगर पे, ठीक है, तो किस पे गया, 4 पे गया, ठीक है, 4 हो गया। ओसोजन किस पे गया, रिड्यूस हो गया, यानी 4 3, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 4 3, और एरोमेटिक यानी एसिड हो गया 4 3 2, 4 3 2 5, 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1 कहाँ गया, 4 3 2 5 1 आपका हो गया मैम, ये हो गया 4 3 2 5 1, ठीक। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ट्रिक जरूर याद करिएगा कि शुगर ओस में रखोगे तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए, तो आप कहोगे मैम ब्राइनिंग है, केनिंग है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, और क्या है, लायोफिलाइजेशन है। तो आप बता दीजिए क्या होगा। बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगा, तो आप कहोगे मैम कैनिंग होगा, क्या होगा, कैनिंग होगा, ठीक है। बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा, टूट फूट। तो आप क्या कहोगे कि मैम ये तो बड़ा आसान है, जरा चिकित्सा जो होगा क्या होगा, बुढ़ापों के साथ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बुजुर्गों के साथ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 81। अभी हम लोग बहुत ही पीछे हैं। व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन और संकुचन दाब होगा। तो आप कहोगे मैम ये तो आप हजारों बार बता चुकी हैं, 120/80 mmHg जो होता है या क्या होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। 120 क्या है तो सिस्टोल है, 80 क्या है तो डायस्टोल है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर पेप्टिक व्रण के कारण है, तो क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण, सेवन की आदतें, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर, शारीरिक व्यायाम की कमी, पैतृक कारण। आप इसमें से बता दो क्या होगा। ऑप्शन 2 3 5 होगा, 1 2 5 होगा, 1 3 5 होगा, और 1 2 3 होगा। आप लोगों को 2 सेकंड देते हैं, आप लोग तुरंत अपना आंसर चूज कर लें। तो आप कहोगे मैम बी होगा, 1 2 और 5 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 2 और 5 होगा। अब यहाँ आ जाइए, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है तो स्वादिष्ट भोजन होना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। आप कहोगे मैम स्वादिष्ट भोजन हम कहीं भी मतलब रोग की अवस्था में नहीं देते हैं, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन, ठीक है। क्या है, खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। पुराने व संगीन गुर्दा रोग, मतलब पुराना हो गया हो गुर्दा रोग के मरीज को निम्न में से कौन सा आहार दिया जाना चाहिए, अधिक प्रोटीन युक्त, कम प्रोटीन युक्त, अधिक कार्बोज युक्त, कम कार्बोज और अधिक कैलोरी युक्त। तो आप कहोगे मैम अगर अधिक पुराना गुर्दा हो गया यानी किडनी का रोगी है तो उसे हम कम प्रोटीन युक्त डाइट देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ता है और उस समय किडनी क्या होती है, ज्यादा फंक्शन की उसमें नहीं होती है, ठीक है। आईडीडीएम क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म बता दो। कह दो मैम आईडीडीएम का फुल फॉर्म होगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स मेलाइटिस। क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो क्या है, मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से न रोकना चाहिए क्योंकि यह कब्ज का कारण होता है, यह कीटोसिस का कारण होता है, यह संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे मैम इसमें जो है पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है, बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में। आप कहोगे मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वृद्धावस्था में क्या होता है, बीएमआर कम हो जाता है, बुखार की अवस्था में बीएमआर बढ़ जाएगा, डर की अवस्था में बीएमआर बढ़ जाएगा, सोते हुए बीएमआर घट जाता है, और 1 डिग्री बुखार लगा हो तो कितना टेम्परेचर बीएमआर बढ़ जाएगा, तो 7% क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। मैम बीएमआर का फुल फॉर्म भी बताते चलो, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक, क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब प्रतिशत भी आप लोग को बताते, लेकिन मेरे पास टाइम का अभाव है। अगर आप लोग कहो कि 1.5 घंटे या 2 घंटे तक वीडियो आप मैम बना सकती हैं, हम लोग देखेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ना पढ़ा करके हम विस्तार से पढ़ाते रहेंगे। बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मैम आप निश्चिंत होकर के वीडियो बनाओ, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए, 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास। तो जो बीनिंग प्रक्रिया शुरू होती है, बच्चे को जब दूध छुड़ाया जाता है तो 6 महीने के आसपास जब बच्चा आता है तो उसे हमें बाहर की चीजें जैसे मसला हुआ, आलू हो गया, ये सारी चीजें हमें हल्की हल्की उसे खिलानी चाहिए ताकि दूध से डिपेंडेंसी उसकी कम हो सके, ठीक। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत होगा 1%, 0.1%, 0.01%, 1.1%। आप बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें क्या होता है, इसमें 0.1% क्या होता है, अशुद्धता होती है, ठीक। अब जल्दी जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चन को निपटा लें, फटाफट करते रहे, ठीक। 91 क्या है, उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों में पूरी तरह बचा जाना चाहिए, साल्मन, सार्डिन,
स्पोर्ड फिश और फ्रेश ट्यूना। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम इसमें से जो मछली है फ्रेश ट्यूना है, इसको क्या करेंगे हम गर्भावस्था के दौरान खा करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कौन सी मछलियाँ? ये सब समुद्री मछलियाँ हैं, यानी सी फिश हैं। ठीक है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जी में, चावल में, अंडे में, मूंगफली में। तो आप कहोगे मैम जितने भी एनिमल वाले चीज होते हैं उनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अंडा जो है इसमें क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। किसमें खमीरीकरण होगा? सॉस में, वाइन में, कोको पाउडर में, मार्मलेड में, चीज में। तो आप कहोगे मैम किसमें होगा? वाइन में होगा, वाइन यानी शराब में होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? कोको पाउडर में होगा। फिर किसमें होगा मैम? चीज यानी पनीर में होगा। तो 2, 3, 5 जो होगा वो मैम आंसर सही होगा। तो 2, 3, 5 किसमें है? यानी बी में होगा। ठीक है, पानी में स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं क्लोरीन, ब्लीच, सोडा और कास्टिक सिट्रिक अम्ल, इनमें से सभी। तो आप बता दो क्या करते हैं? तो आप कहोगे मैम इनमें से हम क्या करते हैं? तो इनमें से हम क्या करते हैं? सभी चीज को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जाता है। अब केंद्रीकृत, मेज पर दी जाने वाली सेवा, स्वयं लेने की सेवा, मिश्रित सेवा। यानी ये हम कहाँ देंगे? कॉलेज में जलपान की व्यवस्था है तो हम कैसे करेंगे? आप कहोगे मैम स्वयं लेने की सेवा जो होगी यानी क्या होगी? सेल्फ सर्विस इसमें क्या होगी? अच्छी होगी। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो आप कहोगे 17%, 35%, 62%, 75%। तो आप कहोगे मैम 70 से 75% जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है? जल की मात्रा होती है। मृदु जल का अर्थ क्या है? साबुन के साथ झाग बनने वाला, साबुन के साथ झाग न बनने वाला, वर्षा का जल होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम साबुन के साथ जो झाग बनता है वो मृदु जल है और जो झाग न बनाए वो क्या है? कठोर जल होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जीरोप्थेल्मिया होगा, कैरेटोमलेशिया होगा, रतौंधी होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा। तो ये क्या होगा? आप कहोगे मैम इसमें जो होगा विटामिन ए में सबसे पहले क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया होगा। अगर रतौंधी दिया है तो इसमें क्या होगा मैम? रतौंधी होगा। ठीक है, रतौंधी होगा। फिर क्या होगा? जीरोप्थेल्मिया होगा, बेटाट स्पॉट होगा, जेरोसिस कंजक्टाइवा होगा, जेरोसिस कार्निया होगा। फिर क्या होगा? कैरेटोमलेशिया होगा। और मैम ये जो ऑस्टियोमलेशिया दिया है ये विटामिन डी की कमी से दिया, हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया। ठीक है, गुड, आप इतनी चीजें जानते हैं। ठीक है, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो एमियालिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम और एमाइलेज। तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे मैम लाइपोलिटिक जो एंजाइम है, जैसे लाइपेज होता है ना, लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फैट पे क्रिया करता है। तो लाइपेज से हम किसको याद करेंगे? लाइपोलिटिक याद करेंगे। और ये जो प्रोटियोजेस दे रहा है ये किस पे क्रिया करेगा? प्रोटीन पे क्रिया करेगा। ठीक है, ये शब्दों से शब्द आप लोग पकड़िए। और ये जो अमीएलाटिक दे रहा है ये किस पे करेगा? CHO पे करेगा, एमाइलेज पे करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग शब्दों को शब्दों से जोड़िए। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है तो क्या है? सल्फर किसमें होगा? लाइसिन में, मिथियोनिन में, फिनाइल में और क्या होगा? बैलिन में। तो आप कहोगे मैम सल्फर युक्त क्या है? मिथियोनिन क्या है? सल्फर युक्त है। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है और 25 क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी खत्म कर लें। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होगा? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। तो आप कहोगे मैम दूध में किसका प्रतिशत अधिक होगा? कार्बोहाइड्रेट दूध में 4.9% होगा, वसा 3.7% होगा, प्रोटीन 3.5% होगा और लवण 1.0% होगा और जल क्या होगा? 87% दूध में होगा। अब आप बता दो मैम कि इसमें से सबसे ज्यादा क्या होगा? तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो होगा सबसे अधिक होगा। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क में विकास में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 4 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब आप बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये क्या होगा? मछलियों में अधिक होता है। ठीक, बच्चों के लिए आवश्यक होता है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? वसा युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार, प्रोटीन युक्त आहार। तो आप कहोगे मैम जब सारी चीज सही अनुपात में है तो वो संतुलित आहार ही होगा। ठीक है, कुपोषण तथा किसमें गहरा संबंध है? तो आप कहोगे मैम चिंता में, कर्मठता में, प्रसन्नता में, सुंदरता में। तो आप कहोगे मैम कुपोषण और चिंता में क्या होगा? गहरा संबंध होगा। ठीक है, प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सामुदायिक,
विचरण, परिशुद्धता, जनसंख्या। तो आप कहोगे मैम ये क्या करेंगे, ये विचरण जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तने वाली तंतु नहीं है, तो लीलेन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, कापोक हो गया। तो आप कहोगे मैम जो कापोक है और कपास है ये तीनों क्या हो गए, सीड फाइबर होते हैं, यानी बीज वाले रेसे होते हैं। तो इसमें से यही नहीं होगा, बाकी ये तीनों क्या है, बास्ट फाइबर है, यानी तना वाला फाइबर है। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है, तो विलेयता है, विदारण है, दहन है और माइक्रोस्कोपिक है। तो ये विदारण क्या है, यानी चीड़ फाड़ करने वाला, फाड़ करके देखते हैं कपड़ा। अब इसमें बता दीजिए कि सबसे बेस्ट क्या होगा, तो आप कहोगे मैम इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितना होता है, 24 से 30 दिन, 37 से 63 दिन, 71 से 82 दिन, 90 से 120 दिन। तो आप कहोगे मैम इसमें जो ऑप्शन होगा 37 से 63 दिन जो होगा क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, जांतव तंतु, वनस्पत तंतु, खनिज तंतु। तो एस्बेस्टस जो होता है वो क्या है, खनिज है, यानी मिनरल्स फाइबर होगा। ठीक है, क्या होगा, मिनरल्स फाइबर होगा। ठीक, मिनरल्स फाइबर होगा। ठीक, निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता, कॉलर को, टेबल मट को, अंडरबियर को, शर्ट को। तो आप कहोगे मैम तो कोई भी बच्चा बता देगा कि जो अंडरबियर होगा उसको हम क्यों ही माड़ लगाएंगे। ठीक है, हम उस पर क्यों माड़ लगाएंगे, तो अंडरबियर पे हम माड़ नहीं लगाते हैं। ठीक, अस्थि मृदुता खनिज की हीनता से होती है, यानी अस्थि मृदुता हड्डी का कमजोर होना किसके हीनता यानी कमी से होगा, आयोडीन के, लौह के, कैल्शियम के, उपयुक्त सभी से। तो आप कहोगे मैम कैल्शियम जो होता है इसके कमी से अस्थि मृदुता होगी। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होगा, तो आप कहोगे मैम 50 से 60 होगा, 65 से 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 85। तो आप कहोगे मैम ये तो अभी आप पीछे बताई हो, आप क्या इसका आंसर होगा, आप एक बार फिर से बता दीजिए। तो हम कहेंगे 60 से 70% जो होगा हमारे शरीर में जल होगा। जल का कार्य क्या होता है, यह घोलक के रूप में कार्य करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तरल पदार्थों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पाचन में भी सहायता करता है। ठीक, प्राणीज भोज्य पदार्थों और वनस्पत भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, उपर्युक्त सभी। तो आप बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम वनस्पति और प्राणीज दोनों से ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, बहुत जल्दी हम लोग का क्वेश्चन खत्म होने वाला है, आप लोग भी उब गए होंगे पढ़ते पढ़ते। स्टार्च है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोम है। तो आप कहोगे मैम ये क्या है, ये तो पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। आप कहोगे मैम क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, क्या है, पॉलीसैकेराइड। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। निम्नलिखित इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, तो आप कहोगे मैम विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो आप कहोगे मैम रक्तस्रावी दे रहा है तो विटामिन के है, और रतौंधी वाला कौन सा है, ए है, ई कौन सा है तो बांझपन है, बी कौन सा है तो बेरीबेरीज की कमी से होता है। ये टाइम नहीं है, जिसको भी विटामिन लर्न करना हो बहुत अच्छे से पढ़ना, मेरे इसी चैनल पे वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट में जाए और विटामिन के 3 वीडियोस को देख ले, कोई विटामिन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है, ग्लास है, एस्बेस्टॉस है, नायलॉन है, एसीटेट है। तो आप कहोगे मैम जो एस्बेस्टॉस है ये क्या होगा, ये खनिज फाइबर होगा। ठीक है, एस्बेस्टॉस क्या है, खनिज फाइबर है। ये क्या है, कुचालक होता है, यानी आग नहीं इसमें लगती है। ठीक है, और किसके कपड़े इससे बनाए जाते हैं, अग्निशमन में जो लोग कार्य करते हैं उनके कपड़े इससे बनाए जाते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। तो उसके मानसिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कहोगे मैम बच्चा परिवार में भी रहता है, विद्यालय में भी रहेगा, समुदाय यानी अपने आसपास भी रहेगा, तो ये सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। जबड़े, दांत और होठ की विकृति के कारण होता है स्टटरिंग यानी बबड़ाना, स्टैमरिंग यानी हकलाना व वाक स्खलन, और क्या है क्लस्टरिंग यानी अव्यवस्थित बाड़ी दोष, और क्या है लिपसिंग यानी तुतलाना। तो आप कहोगे मैम ये क्या होगा, 18 का क्या हो जाएगा, क्लस्टरिंग अव्यवस्थित बाड़ी दोष हो जाएगा। ठीक है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन, पुनर्विचार, स्थिति एवं समस्या, शिक्षण कार्य योजना, उद्देश्य समाधान। तो आप कहोगे मैम इसमें से हो जाएगा, इसमें से क्या होगा, पहले तो स्थिति एवं क्या होगा, स्थिति एवं समस्या होगा, फिर उद्देश्य समाधान हो जाएगा, फिर शिक्षण कार्य योजना हो जाएगा,
फिर मूल्यांकन हो जाएगा, फिर पुनर्विचार हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 3, 5, 4, 1 2। ठीक, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं, कैसे हैं? भौतिक सुविधा है, व्यक्तिगत सुविधा है, सार्वजनिक सुविधा है, मानवीय सुविधा है। तो आप कहोगे मैम खेल कूद हो गया, मैदान हो गया, पार्क हो गया, ये क्या है? ये सार्वजनिक हो गया, जैसे सामुदायिक शौचालय हो गया, अस्पताल हो गया, सब क्या है? ये सबका होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का होता है। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ कितने से कम होगा तो उसे मंद बुद्धि कहा जाएगा? 120 होगा, 100 होगा, 80 होगा, 70 होगा, तो कितना होगा? आप कहोगे मैम अगर IQ उसका 80 से कम है तो हम उसको क्या कहेंगे? मंद बुद्धि का बालक कहेंगे। स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं? पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, उपर्युक्त में से किसी के नहीं। तो आप कहोगे मैम ये किसके कार्य हैं? ये सब पंचायत के कार्य हैं। ठीक है, कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम। तो आप कहोगे मैम क्या होगा इसमें से? आप कहोगे मैम माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपसी श्वसन क्रिया का मुख्य भाग यहीं घटित होता है। PERT क्या है? इसमें से क्या है? डेटरामिनिस्टिक मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ट्रॉपिकल मॉडल है और डिडक्टिव मॉडल है। आप बता दो क्या होगा? तो आप कहोगे मैम ये क्या है? ट्रॉपिकल मॉडल है। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन, DNA में क्या होता है? तो DNA में उपस्थित होगा केंद्रक, माइटोकांड्रिया, A और B दोनों, गोल्जी उपकरण। तो आप कहोगे मैम DNA में क्या होगा? DNA में A और B दोनों होगा, यानी केंद्रक और माइटोकांड्रिया दोनों होगा। DNA का फुल फॉर्म क्या है मैम? बता दो एक बार। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों के सामने कंटिन्यू में 101 कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा 14 मिनट हो गया मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, एक घुट पानी तक नहीं मैंने पिया है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कुछ ना करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ये बता दो कि मैम हमारे 125 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आप कितना हमारी स्थिति सुधर रही है, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।